नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का दर्द। आज कमलेश जी बहुत खुश थे, होते भी क्यों नहीं। आज उनके बेटे रुद्र को प्रमोशन और बेहतर काम करने के लिए अवार्ड जो मिलने वाला था, इसके लिए ऑफिस वालों ने एक पार्टी रखी थी। पार्टी भी एक बड़े से होटल में थी। घर में खुशी का माहौल था। रुद्र की पत्नी नेहा भी पार्टी की तैयारियों में लगी थी। बच्चों के कपड़े और अपने कपड़ों का डिसीजन फ़ोन पर अपनी बहन से ले रही थी। कमलेश जी अपने बेटे रुद्र, बहू नेहा और पोता पोती के साथ रहते थे। पत्नी सुजाता को गए आज पूरे 15 बरस बीत चुके थे। अकेले बेटे रुद्र की परवरिश करते करते खुद को भी भुला चुके थे कमलेश जी। और आज बेटे को सम्मान मिलने वाला था, इसलिए कल ही उन्होंने अपने कुर्ते पैजामे में प्रेस करके रख दिया था और साथ में अपने सुख दुख के साथी और पड़ोसी किशोर जी को भी साथ चलने को कह दिया था। शाम होने को आई तो कमलेश जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उनका आज झूमने का मन कर रहा था कि नेहा की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। बाबूजी, आपके लिए खाना बना दिया है हमने, आने में देर हो जाएगी। आप खाना खा के और दरवाज़ों को बंद करके सो जाइएगा। कमलेश जी बहू के मुंह से ये सब बातें सुन के हतप्रभ थे। जल्दी से कमरे से बाहर आए और कहा, नहीं बहू, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। मैं भी अपने बेटे की पदोन्नति की पार्टी देखना चाहता हूँ। अरे, मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, मेरे लिए भी ये बात गर्व की है। मैं भी देखना चाहता हूँ उसे पुरस्कार मिलते हुए। कमलेश जी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उनकी 8 साल की पोती सौम्या बोली, हाँ दादाजी, आप भी चलो, कितना मज़ा आएगा वहाँ पर। सौम्या ने अपनी बात कही ही थी कि नेहा ने उसके सर पर एक झापट मारी और उसे कमरे में जाने को कहा और खुद भी बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। इनको भी हर जगह साथ चलना होता है। अरे, अपनी उम्र तो देखो, घर में बैठे रहना चाहिए, पर नहीं, इनको तो बेटे की तरक्की देखनी है। थोड़ी देर में कमलेश जी के बेटे ने सभी के लिए ऑफिस की गाड़ी भिजवाई, जिसमें रुद्र का परिवार बैठ गए और कमलेश जी अपने दोस्त किशोर जी के साथ चल दिए। रुद्र बाहर ही उन सबका इंतजार कर रहा था। किशोर जी रुद्र को देख फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा रुद्र आएगा और उनका आशीर्वाद लेगा, लेकिन रुद्र आया, लेकिन जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को अंदर ले गया और सबसे मिलवाने लगा। कमलेश जी को बुरा लगा, लेकिन आज खुशी के माहौल में वो बस अपने बेटे की खुशी में शामिल होना चाहते थे। अंदर थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो गया। जब कमलेश जी के बेटे रुद्र को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो कमलेश जी की आंखों में अलग ही चमक थी। वो अपनी छाती चौड़ी करके बैठ गए और आखिर छाती चौड़ी होती भी क्यों ना, अपनी छोटी सी नौकरी में और अकेले होने के बावजूद रुद्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा जो किया था उन्होंने, अपनी सारी जिंदगी रुद्र के नाम कर दी थी। लेकिन जब रुद्र अवार्ड लेने के लिए पहुंचा तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी लगन और कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो रुद्र ने बिना हिचकिचाहट के अपनी पत्नी नेहा का नाम लिया। तो कमलेश जी को लगा जैसे किसी ने एक जोरदार तमाचा उनके मुंह पर मार दिया हो। किसी ने सच ही कहा है, पिता की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा कहता है माय वाइफ इज़ माय लाइफ। ऐसा ही कुछ आज कमलेश जी महसूस कर रहे थे। जैसे तैसे कार्यक्रम खत्म हुआ और सभी घर को निकल गए। रास्ते में कमलेश जी ने किशोर जी से कुछ बात न की। थोड़ी देर में घर पहुँचे। बोझिल कदमों से कमलेश जी अपने कमरे में पहुँचे और पत्नी सुजाता की फ़ोटो लेकर अपनी बालकोनी में बैठ गए। सोचा न था कि जिसे अपने बुढ़ापे का सहारा माना, अपना सर्वस्व माना, वो आज यूं सबके सामने रद्दी कागज़ की तरह फेंक देगा। घर में तो रोज़ बेइज्जती होती ही थी, लेकिन
आज पूरे समाज के सामने हुई बेइज्जती को कमलेश जी सहन नहीं कर पा रहे थे। हवा के झोंके के साथ बारिश की कुछ बूंदें उनके चेहरे पर पड़ी तो जीवन की कितनी ही बारिशें ताज़ा हो गई। साधारण परिवार में जन्मा मैं अपनी क्लैरिकल की जॉब में खुश था। पहली बार जब सुजाता को देखा था तो बारिश में ही देखा था। कितनी सुंदर लग रही थी सुजाता। अक्सर बस स्टेशन पर मैं सुजाता को देख लिया करता था जब वो अपने कॉलेज के लिए निकला करती थी और मैं भी उसी बस में अपने ऑफिस के लिए निकलता था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बातें कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। जब घर में सुजाता के बारे में बताया तो घर में सभी मान गए। सुजाता और मैं कितने खुश थे अपने जीवन में, और ये खुशी और ज़्यादा हो गई जब रुद्र ने अपने आने की आहट दी। माँ बाबूजी भी कितने खुश थे। अपनी छोटी सी नौकरी में मैं माँ बाबूजी और अपने परिवार को अच्छे से देख रहा था। न जाने किसकी नज़र लगी कि जब रुद्र 13 साल का हुआ तब सुजाता को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लग गई। बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया, लेकिन सुजाता को बचा न पाया। अब मेरी ज़िंदगी में रुद्र को पढ़ा लिखा कर उसको अपने पाँव में खड़ा करने के सिवा और कोई उद्देश्य न बचा था। माँ बाबूजी ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं सुजाता के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सर पर बहुत कर्ज हो गया था, लेकिन इसका असर मैंने कभी रुद्र के जीवन में नहीं पड़ने दिया। जब पहली बार रुद्र ने कंप्यूटर मांगा था तो लोन लेकर कमलेश जी ने उसको दिलवाया था, और आज तक रुद्र को ये बात पता नहीं लगने दी कि उसकी पढ़ाई और परवरिश के लिए न जाने कितने कर्ज लिए थे उसके बाप ने, और आज रुद्र ने एक पल में पराया कर दिया। फिर बारिश की बूंद पड़ने से कमलेश जी अपने अतीत से बाहर आए। पत्नी सुजाता की फ़ोटो को गले लगा वहीं पर सो गए। सुबह रुद्र की आवाज़ से नींद खुली। बाबूजी, बाहर किशोर अंकल आपसे मिलने आए हैं। कमलेश जी ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और बाहर आए। किशोर जी कमलेश जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जानते थे कि कल की घटना से कमलेश जी टूट गए होंगे, इसलिए वो उन्हें मिलने आए थे। किशोर जी कमलेश जी को अपने साथ पार्क में ले आए और बोले, देखो कमलेश, इस संसार में हर कोई अकेला आता है और हर कोई अकेला जाता है। इस दुनिया में भगवान हमारे जरिए अपना अंश भेजते हैं और हम उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं और सारी उम्र उसके पीछे रोते रहते हैं, उस पर अपना हक जमाने लग जाते हैं। सोचते हैं ये हमारा है तो जैसा हम चाहेंगे ये वैसे रहेंगे, और जब ये सब हमारे अनुसार नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। जो जैसा जीवन जीना चाहता है और जो जैसा रहना चाहता है उसे वैसा रहने दो। तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया ना, बस अब तुम मस्त रहो। जोर ज़बरदस्ती का बंधन तो सबको दुख ही देता है। बच्चों से उम्मीद करना मतलब अपने आप को दुख देना है। किशोर जी एकटक देख के बोले जा रहे थे। वो कमलेश जी की हालत अच्छे से समझ सकते थे, क्योंकि उनके भी तो वही हालात थे जो आज कमलेश जी के थे। थोड़ी देर रुककर फिर बोले, चल कहीं घूमने चलते हैं, मसूरी की वादियों में। लेकिन कमलेश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकता, और घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे तो नेहा की आवाज़ कानों में सुनाई दी, देखो रुद्र, बाबूजी को सिंगापुर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कहो कि कुछ दिनों के लिए बुआ जी के घर में रहने चले जाएं, फिर हम सब चैन से सिंगापुर घूमने जा सकते हैं। वैसे भी बाहर का उन्हें कुछ पछता नहीं है और बार बार मैं उनके नखरे नहीं झेल सकती। अगर हमारे साथ जाएंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। नेहा बार बार गर्दन झटकते हुए बोले जा रही थी। मुझे पता है नेहा, वो बिना हमारे कहे हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, अगर तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं उनसे चलने को नहीं कहूँगा। मुझे खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वो समझते ही नहीं हैं कि वो पुराने ज़माने के हैं और हम नए ज़माने के। हमारे बीच तालमेल मिलता ही नहीं है।
लेकिन बुआ के घर जाने के लिए तो कहना पड़ेगा ना, तो क्या बहाना बनाकर बोलूं ये समझ नहीं आ रहा है। रुद्र की बातें सुन कमलेश जी अंदर तक टूट गए। उनका मस्तिष्क कुछ भी सोचने समझने से बाहर जा चुका था। अपने कमरे तक का सफ़र भी जैसे कांटों में चलकर तय कर रहे हों, ऐसा लग रहा था उन्हें। उनका मन घृणा और आत्मग्लानि से भर उठा। घर में जो उनके साथ हो रहा था उसको वो इतने सालों से नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन आज ये सब बातें और रुद्र का व्यवहार देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे आगे क्या करें। तब किशोर जी की बातें याद आई कि हम किसी को जोर ज़बरदस्ती के बंधन में नहीं बांध सकते। किशोर जी की एक एक बात उन्हें याद आने लगी और वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनकी आँखों पर पड़े एक एक जाले हटते जा रहे हों, और अब उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया था। अपना सामान एक बैग में डालकर वो सीधे किशोर जी से मिलने पहुँचे। अरे कमलेश जी, आप यहाँ, और ये सामान, हो गया आपका काम? किशोर जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। नहीं, मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, कमलेश जी ने बहुत जोश के साथ उत्तर दिया। फिर थोड़ा रुककर बोले, जिनको हमारी फिक्र नहीं, अब हमें भी उनकी फिक्र नहीं। चलो मसूरी चलते हैं घूमने फिरने, अब अपने लिए भी कुछ समय निकाला जाए। किशोर जी कमलेश जी की बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।